कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी का सेकंड चैप्टर लेकर आ गए हैं। उसने कहा था। इसके राइटर चंद्रन शर्मा गुलेरी जी है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं, बातचीत, जिसके राइटर बालकृष्ण भट्ट जी थे। आज हम लोग वैसे ही सेकंड चैप्टर को 2 पार्टों में क्लियर करेंगे। सेकंड चैप्टर के राइटर है चंद्रन शर्मा गुलेरी जी। चंद्रन शर्मा गुलेरी जी के पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेंगे। इंट्रोडक्शन भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था? देखते हैं हम लोग इनका जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। डेट ऑफ बर्थ है वाला। और यहाँ पे हम लोग निधन लिखते हैं। निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान था। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। ऐसा याद रखिएगा, राजस्थान का राजधानी जयपुर, तो जयपुर राजस्थान हुआ था। याद रखने का ट्रिक है, राजधानी है तो ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। इनका पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। इनके फादर का नाम पंडित शिवराम था। पंडित शिवराम था। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की। वृत्ति आप लोग देख सकते हैं। वृत्ति क्या है? हम लोग रचनाएं की तरफ चलते हैं। रचनाएं था सुखमय जीवन 1911। रचनाएं भी हमेशा पूछे जाते हैं। रचनाएं 1911 आप लोग याद रखेंगे, सुखमय जीवन। और 1911 में ही बुद्ध का कांटा इन्होंने लिखा था। और जो हम लोग का चैप्टर है उसने कहा था 1915 में लिखा गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, उसने कहा था कब लिखा गया था? तो उसने कहा था 1915 में। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था? 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी को लिखा गया था। तो आगे वाला आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन। हम लोग सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी है उसने कहा था, 20 नंबर पेज में है कहानी उसने कहा था। चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान की कूड़े जिसे पीठ छिल गई है। इक्के गाड़ी वाला मतलब टांगा वाला। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी चलते हैं, टांगा वगैरह चलते हैं। कि जबान के कूड़े से जिनकी पीठ छिल गई। जबान के कूड़े मतलब बहुत गालियाँ देते हैं वो लोग। पीठ छिल गई है मतलब बहुत बड़ा बड़ा गाली देते हैं, बहुत ज़्यादा अब गाली देने लगे हैं। और कान पक गए हैं, और बहुत ज़्यादा सुनते सुनते हम लोग का कान उब गए हैं, मतलब पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है, उनसे हमारी विनती है, प्रार्थना है कि अमृतसर के बुम्बट काट वालों, अमृतसर शहर का नाम है कि बुम्बट काट वाले का मतलब वही टांगा वालों की बात की जा रही है कि बोली का मरहम लगावे, मतलब कम बोले, बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर, बड़े बड़े शहर जैसे होते हैं वहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें होती है, मतलब लंबे लंबे सड़कें होती है, कि घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हैं। चाबुक मतलब घोड़े के मारने का जो यंत्र होता है उसे हम चाबुक कहते हैं। को धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। घोड़े की नानी से निकट संबंध स्थिर करते हैं मतलब उसको गाली देते हैं। और करते हैं तो कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। और कभी राह चलते पैदल कोई चल रहा है, वो अगर नहीं चल रहा है तो उसको न होने पर तरस खाते हैं, मतलब क्यों नहीं है, कोई आज राह क्यों नहीं चल रहा है, कोई आज चल क्यों नहीं रहा है रोड पे। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीतकर अपने को सताया हुआ बताते हैं। और संसार भर की ग्लानी निराश और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वालों के लिए ठहरकर शब्द का समुद्र उमाड़कर बचो खालसा जी हटो खमचे और भरे वालों के जंगल में राख खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। जैसे हम लोग कोई चलता है तांगा वाला है और उसको हटाना पड़ता है, कोई राह वाले को हटाना पड़ता है, तो बोलता है बचो खालसा जी हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, करते हुए सफेद फेटो खचरों और बतकों गन्ने और खेमचों के भरे वाले जंगल के राह खेते हैं। क्या मजाल है कि साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। वहीं बोलते हैं हटो बचो खालसा जी, ठहरना भाई जी, सब में भाई जी आ रहा है, तो वहीं बोल रहा है कि जी के बिना साहब
जी और साहब बिना सुने किसी के हटना पड़े, यह बात नहीं है कि उसकी जीभ चलती ही नहीं, यह बात नहीं है उनकी जीभ चलती है, उनकी भी जीभ चलती है, उनको भी गालियां देने आती है, चलती है, मगर मीठी छुरी की तरह महीन महीन करती है, मीठी छुरी की तरह चलती है, लेकिन मीठी छुरी मतलब अच्छे अच्छे बात लोग बोलते हैं, जी लगाकर सबको संबोधित करते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, यदि कोई बुढ़िया जा रही है, राही जा रही है, बार बार चेतावनी दे रहे हैं, जो इक्के वाले गाड़ी वाले हैं, बम्बू काट वाले लोग बार बार बुढ़िया को चेतावनी दे रहे, लेकिन वो लीक पर से हट नहीं है, तो उनकी वचनावाली के ये नमूने हैं, तो उनको बोलने का ये तरीका है, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, मतलब हट जा जीनो जालिए, हट जा कामा वालिए, हट जा पुता प्यारी मतलब पुत्र का प्यारी है, बच जा लंबी वालिए, उम्र लंबी हो। समिष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीनो योग्य है, हट जा जीनो जोगी मतलब तू जीनो योग्य है, हट जा कर्मा वाली है मतलब तू भाग्य वाली है, हट जा पुता प्यारी है पुत्रों की प्यारी है, बच जा लंबी वाली है लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, तू बच जा। ये लोग इक्के गाड़ी वाले लोग ऐसा संबोधित करते हैं राही को। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। अब कहानी हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन कहानी अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट होता है, मतलब इस चैप्टर में। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। चौक की दुकान पर आ मिले एक लड़का और एक लड़की। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। सिख का अलग ही थोड़ा सा पहनावा होता है, तो दोनों से जान पड़ता था, पहनावे से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बिड़िया। जो लड़का था वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आए थे, और लड़की थी जो यह रसोईया के लिए बड़ी लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, परदेसी से मतलब बातचीत कर रहा था, जो शेर भर गीले कपड़ों की गड्ढी से गिने बिना हटता न था। अब लड़का पूछ रहा है वहां, तेरे घर कहाँ है? तो लड़की बोली मगरे में। और तेरे? लड़की पूछी और तेरे? तो लड़का बोला माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? लड़का पूछा यहाँ कहाँ रहती है? तो अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा है। लड़की बोली वे मेरे मामा है। तो लड़का बोला मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़का बोला मैं भी मामा के यहाँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो मामा का घर कहाँ है? लड़के के मामा का घर गुरु बाजार में है लड़के के मामा का घर। और लड़की का मामा का घर कहाँ है? मांझे में लड़की का घर है, लड़की के मामा का घर है मांझे में। इतने में दुकानदार निपटा और इनके सौदे देने लगा। इतने में दुकानदार दोनों से निपट गया, और जो था वहाँ पर जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी के गिने बिना न हटता था उनसे निपट गया, और इन लोगों को सौदा देने लगा। सौदा मतलब सामान देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चले। सौदा लेने के बाद दोनों लड़का और लड़की एक साथ चले। दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, दूर गया और लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुर्माई हो गई, मतलब तेरी सगाई हो गई? लड़के ने पूछा। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रह गया। इस पर लड़की ने आंखें चढ़ाई मतलब गुस्सा से धत बोला, बक बोला और दौड़ गई। लड़का मुंह देखता ही रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वालों के यहाँ, दूसरे तीसरे दिन भी वो लोग सब्जी वाले के यहाँ मिल जाते थे। दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। सब्जी वाले या दूध वाले के यहाँ बाजार में वो लोग मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा, महीना भर वो मिलते रहे। 2-3 बार लड़के ने पूछा तेरी कुर्माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। 2-3 बार लड़का ने ट्राई किया था तेरी कुर्माई हो गई, और उसके उत्तर में यही मिला धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की उसके संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। ऐसे ही जब वो परेशान हो गई थी तेरी कुर्माई हो गई सुन के, तो एक दिन वो वैसे ही बोल दी हाँ हो गई। कब? लड़का ने पूछा कब? कल। तो लड़की बोली कल। देखते नहीं यार रेशम का काढ़ा हुआ सालू, मतलब जब शादी होता है तो पहले जमाने में होता होगा यही, रेशम से काढ़ा हुआ सालू मतलब चादर पहनते होंगे, ओढ़ते होंगे उले। लड़की भाग गई। उसके बाद बोलने के बाद लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, लड़के ने भी घर आ गया, लड़का भी घर आ गया। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया।
रास्ते में तो अब सुन चुका था हाँ हो गई है, तो उसको बहुत अब अफसोस हुआ था, हाँ हो गई है मतलब सुन के अब मैं कुछ नहीं कर सकता है। इसके चलते वह लड़के को मुड़ी में ढकेल दिया। रास्ते में जब जा रहा था तो एक लड़का मिला, उसको मुड़ी में ढकेल दिया। मुड़ी मतलब नाला में ढकेल दिया। एक छबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई। एक छाबड़ी वाला दुकानदार का नाम होगा किसी, मतलब दुकानदार कोई बेचता होगा, छबड़ी करके कुछ नाम होगा, कि दिन भर की कमाई खोई मतलब उसका जितना भी सामान था उस सबको बर्बाद कर दिया। एक कुत्ते को पत्थर मारा। एक कुत्ता उठा उठा के पत्थर चला रहा था, तो उसमें एक कुत्ता को पत्थर मारा। और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। और गोभी वाला मतलब सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, दूध को उछल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। सामने कोई नहाकर कोई पूजा करने कोई स्त्री जा रही थी, उससे टकरा गया और स्त्री बोली तू अंधा है क्या, नहीं दिखता है क्या तेरे को। तब कहीं घर पहुंचा, तब उसके बाद घर पहुंचा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में। इसका सेकेंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कर गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और में और बर्फ ऊपर से। यह अब लड़ाई का हम लोग इसमें बात करेंगे, युद्ध का बात इसमें चलने लगा है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है मतलब यह भी कोई युद्ध है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कट गई है। दिन रात जैसे हम लोग सैनिक को देखे होंगे, दिन रात खंदकों में बैठे रहते हैं, उन लोग का वहाँ ही सब कुछ रहता है, उन लोग का एकदम कुछ करने हिलने डुलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो वहीं बोल रहा है दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कर गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है, मतलब लुधियाना कोई शहर का नाम है, उससे 10 गुना जाड़ा है। जहाँ पे ये लोग राम राम यह कोई लड़ाई है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं। और मेह में बर्फ ऊपर से है, और मेह में बर्फ ऊपर से है, और मेह में ये लोग रहते हैं वहाँ पे बर्फ और ज़्यादा है। पिंडलियों के कीच में धंसे हुए, पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गौनी में कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके से सारी खंदक खिल जाती है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक खिल जाती है। युद्ध में अक्सर यही होता है, उधर से बम चलता है, इधर से बम चलता है। तो वही बोल रहा है घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले के धमाके के साथ सारी खंदक खिल जाती है। वही है, आप लोग जानते ही होंगे जब बम विस्फोट होता है तो पूरा हिला उला देता है, वही बोल रहा है। साथ खंदक खिल जाती है और सौ गज धरती उछल पड़ती है, और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। इस गैबी गोले मतलब उस गोला का नाम होगा, मतलब बम का नाम होगा गैबी गोला। से बचे तो कोई लड़े, बचेंगे तब ना, पहले बम से बचेंगे उसके बाद ना लड़ेंगे। वही बोल रहा है गैबी गोले से बचे तो लगे। नागरकोट का जलसा सुना था। यहाँ दिन में 25 जले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। नागरकोट में ही होता है जला सुना था। यहाँ 25 जले हैं। कहीं कोई खंदक से बाहर सफा या कुहनी निकाल गई, सफा या कुहनी निकाल दिया तो वहाँ खचाक से गोली पड़ जाती है, मतलब चटाक से गोली पड़ जाती है। चटाक से गोली वहाँ पे दाग दिया जाता है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे थे। ना मालूम दुश्मन हमारे जो होते हैं, जो गोली चलाते रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, मिट्टी में लेटे हुए रहते हैं या पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहाना सिंह और 3 दिन है। कोई लहाना सिंह यहाँ पे मुख्य पात्र है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर होगा लहाना सिंह जी हैं कहानी के मुख्य पात्र। मेरा मार्कर खत्म हो चुका है। लहाना सिंह है कहानी के मुख्य पात्र। लहाना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में ही बिता दिए, 4 दिन तो खंदक में ही बिता दिए, मतलब 3 दिन है। परसों रिलीफ आ जाएगी, मतलब परसों रिलीफ आ जाएगी, मतलब 2 दिन बाद रिलीफ आ जाएगी, मतलब हम लोग एकदम घर पे जाने लायक हो जाएंगे। रिलीफ आ जाएगी, सब काम नॉर्मल हो जाएगा, रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। रिलीफ मतलब पूरी तरह से छुट्टी मिल जाएगी, रिलीफ आ जाएगी। और फिर 7 दिन की छुट्टी, और फिर 7 दिन की भी छुट्टी आ जाएगी रिलीफ होने के बाद। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। अपने हाथों झटका भी करेंगे और पेट भर खाएंगे। 7 दिन बाद, 2 दिन बाद रिलीफ आ जाएगी, तो 7 दिन सोएंगे खा के। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फिरंगी मैम मतलब कोई अंग्रेज का मैम होगी, अंग्रेज का कोई होगा, उन्हीं को बोला है फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। मखमल जैसी हरी घास है, वहाँ पे फल और दूध की वर्षा करा देती है। मैम है जो फल और दूध की वर्षा करा देती है। लाह कहते हैं दाम नहीं लेती। लाह कहते हैं पर हम लोग से पैसा वैसा नहीं लेती, दाम उसी को बोला जा रहा है, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क के बचाने आए हो। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो।
4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बात सही है, बिना फेरे लिए घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े बहुत दिन से लड़ाई नहीं होता, सिपाही का भी हाथ पैर चलता नहीं है लड़ाई में। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटी तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। वहीं बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन से जो लड़ाई होता है 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटे तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। 7 जर्मन को अकेले मारकर लौटेगा वो। पाजी कहीं के कलोक के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरा में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। वहीं बोल रहे हैं पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया था, नहीं तो हम लोग सीधे बर्लिन तक पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजरा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हजरा सिंह जी क्वेश्चन पूछे हैं। सूबेदार हजरा सिंह ने मुस्कुराकर पूछा, लड़ाई के मामले जमादार या न्याय के चलाए नहीं चलते। लड़ाई के जो मामले होते हैं जमादार या छोटे छोटे सिपाहियों के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, बड़े अफसर इसको चलाते हैं। बड़े अफसर लोग दूर की सोच रखते हैं। 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गए तो क्या हुआ? 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ भी गए तो क्या हो गया? सूबेदार जी सच है, सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। लहना सिंह क्या बोला? सूबेदार जी सच है, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, पर हड्डियों में तो बहुत सारा जाड़ा था वहाँ पे, तो हड्डियों में तो बहुत सारा जाड़ा मतलब लग रहा है, ठंडा धस गया है, जाड़ा लग रहा है, निकलता ही नहीं। और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। खाई में तो दोनों तरफ से सूर्य तो निकल नहीं रहा है, खाई में हम लोग मर रहे हैं, सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाएगा तो गर्मी आ जाएगी। अगर एक बार युद्ध हो जाएगा, एक बार हो जाएगा तो गर्मी आ जाएगी। उद्मी नाम है, उद्मी उठ सिगड़ी के कोले डाल, सिगड़ी में कोले डाल। उद्मी नाम है, उद्मी को बोल रहा है कोई, उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। तुम लोग वजीरा के साथ कोई और 3 जन, तुम 4 जन बाल्टियाँ लेकर खाई की पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। शाम हो गया तो खाई के दरवाजे का पहरा बदलने को बोल रहे हैं। अक्सर शाम में कोई पहरा उड़ा देता रहता है तो उसका बदला जाता है पहरा, वही बोल रहा है शाम हो गई पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सिंह खंदक में चक्कर लगाने लगे। यह कहते हुए सूबेदार जी जो थे खंदक में चक्कर लगाने लगे, मतलब वो खाई में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह जो था पलटन का विदूषक था। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? क्वेश्चन आते हैं, पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जमीन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। तो हंसी वाला बात एक बोल दिया बीच बीच में, तो सब खिलखिला पड़े, सब मतलब हट पड़े। और उदासी चल रही थी उसके बादल ही हट गए, मतलब सारा उदासी खत्म हो गया और सब कोई खिलखिला पड़े और हंस पड़े। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। मतलब वो गंदा पानी था। दूसरी जो अब हम लोग वो निकाल रहा था, बाल्टी से निकाल रहा था अपनी खाई से, तो गंदा पानी होगा। तो वही बोल रहे हैं, मजाक में ही बोल रहे हैं लहना सिंह, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ऐसा जो खाद पानी है जो पंजाब भर में नहीं मिलेगा। खरबूजे में इस पानी को दे दो। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बट्टे लगाऊंगा। हाँ, बोल रहा है जब लड़ाई खत्म हो जाएगा तो यहाँ सरकार से मैं जमीन मांग लूंगा और यहाँ फल के बूटे लगाऊंगा, मतलब तो खरबूजे का फल लगाऊंगा। लाड़ी होरो कोई भी यहीं बुला लेंगे, या हाँ, देश क्या है? वाली फिरंगी में मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बट्टे लगाऊंगा। यहाँ कोई बोल रहा है
लहना सिंह ही बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन मांग लूंगा और यहाँ फलों के बूटे लगाऊंगा, मतलब खरबूजे का फल लगाऊंगा। लाही लोड़ा को भी यहाँ बुला लेंगे, या वहीं दूध पिलाने वाली मैम, दूध पिलाने वाली मैम वही थी, फिरंगी मैम थी। लाही लोड़ा को भी यहाँ बुला लेंगे और फिरंगी मैम या फिरंगी मैम को यहाँ बुला लेंगे। चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं। बोला चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं। कोई बोल रहा है उसे चुप कर, चुपचाप बैठ, यहाँ वाले को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। आज तक सिख लोग तंबाकू नहीं पीते, वहीं बोल रहा है। आज तक मैं तो उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा ही नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अब कोई उस बात को ख़त्म कर रहे हैं तब दूसरा बात लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। कोई बोल रहा है लहना सिंह को, आप रात भर बोधा सिंह के कंबल उड़ा देते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। मतलब आग को ही सिगड़ी कहते हैं। ठंडे के दिनों में देखते होंगे हम लोग भी आग जला कर रखते हैं, उसी को सिगड़ी बोलते हैं। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। उसका जब बारी होता है पहरा देने का बोधा सिंह का, तब लहना सिंह जाकर उसका बारी का पहरा दे आते हैं। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, अपने कीचड़ में पड़े रहते हो। सूखे लकड़ी के तख्ते पर बोधा सिंह को सुलाते हैं, अपने कीचड़ में पड़े रहते हैं, मतलब अपने गंदा वंदा में सो ही जाते हैं। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। जाड़ा मौत जैसा उन लोग को लग रहा है तो वही बोले जाड़ा मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं हुए। जो निमोनिया से मरता है उसे वो कुछ अच्छा नसीब नहीं होता है, वही मुरब्बे नहीं मिलते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खर्र के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? क्या मरने की लगाई है? मेरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे? तो लोग बोल रहे हैं मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मर जाऊंगा। लहना सिंह बोल रहे हैं मेरा डर मत करो कोई, मैं तो बुलेल के किनारे ही मर जाऊंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। भाई उनका भाई का क्या नाम है? कीरत सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई का नाम कीरत सिंह है। गोदी में ही मेरा सिर होगा और हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। अब वो लोग क्या गा रहे हैं हम लोग देखते हैं। दिल्ली शहर ते पिशोर तू जान दिए, कर लेना लोंगा द व्यापारा मंडिए, कर लेना नरेदा सो आड़िए, आए लहना चटकाए कुदना होई। ये लोग अपने लैंग्वेज में गा रहे हैं। कद्दू बनाए मजेदार गोरिए, हुना लंगा चटकाए कदुए ना। ये लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या गा रहे हैं ये लोग। आगे इसका दिया होगा, इसका अर्थ दिया होगा, हम लोग देखते हैं। दूसरे लैंग्वेज में है सब, तो यहाँ पर दिया हुआ है अपने भाषा में। ये दिल्ली शहर के पेशावर को जाने वाली, यहाँ पर दिल्ली शहर ते पेशियो ना जा दिए, मतलब ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली। मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है। ऐसे ये गोड़े वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। इसका मतलब यही है पूरा, मतलब ये कविता दिया हुआ है उसी का। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबाड़ी सिख ऐसे लुच्चे की गीत गाएंगे, पर खादी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए। एक गीत से सारे सिपाही ताजे हो गए और मानो 4 दिन तक सोते और मौज ही करते रहे हो। मतलब ऐसा एक गीत था, मतलब सिपाही लोग सारे ताजे हो गए और मान रहे थे कि हम लोग 4 दिन से सोते और मौज ही कर रहे थे। ऐसा गीत ने उन लोग को अंदर एक प्रकार का अंदर से कुछ जगा दिया था। अब कहानी का तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। दोपहर रात हो गई है, अंधेरा है। दोपहर रात हो गई है, मतलब मिडनाइट हो गई है और अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सोया हुआ है। लहना सिंह वही है जो बोधा सिंह के स्थान पर अपने जाकर पहरा देते थे। तो बोधा सिंह को कंबल पे सुताते थे, बोधा सिंह के तख्तों पर सुलाते थे और अपने कीचड़ में सो जाते थे। वहीं बोल रहा है बोधा सिंह खाली बिस्कुटी के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल, 4 कंबल हो गए और एक बरान कोट ओढ़ कर सोया था। लहना सिंह बोधा सिंह को अपना सब कुछ दे देता था। तो वहीं बोल रहा है
बोधा सिंह ऐसे ऐसे करके सोया है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह बोधा सिंह के पहरे पर खड़ा हुआ है और आँख खाई के मुंह पर है, और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, और एक आँख खाई के मुंह पर है। खाई के मुंह पर कोई जर्मन ना वहाँ पे आ जाए, और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर जो सोया हुआ था। बोधा सिंह कहारा। बोधा सिंह अब कहारा मतलब रोया। क्यों बोधा भाई क्या है? लहना सिंह पूछा क्यों बोधा भाई क्या है? तो बोधा बोला पानी पिला दो। लहना ने कटोरा उसके मुंह पर लगा कर पूछा क्यों कैसे हो? लहना ने उसे पानी पिलाया और पूछा क्यों कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला कंपन छूट रही है, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। मतलब उसका तबियत बहुत ज़्यादा खराब, तो वहीं बोला है कपनी छूट रही है, कपनी हो रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं। रोम रोम में बहुत ज़्यादा बुखार था, तो वहीं बोल रहा है रोम रोम में तार दौड़ रहा है, और दांत बज रहे हैं, दांत किटकिटा रहा है मतलब बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर्षण कर रहा है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो लहना सिंह बोला अच्छा अब मेरी जर्सी पहन लो, और तुम? और बोधा बोला और तुम? मेरे पास सिगड़ी है। और लहना सिंह बोला मेरे पास सिगड़ी है मतलब आग है, और मुझे गर्मी लगती है, और ठंडा के दिन था तो वहीं झूठ मूठ का बोल रहा है मेरे पास तो आग है और मुझे गर्मी लग रही है, ठंडा भी नहीं लग रहा है, पसीना आ रहा है। झूठ मूठ का जो लहना सिंह बोल रहा है पसीना आ रहा है, ठंडा के दिन में किसको ठंडा नहीं लगता है। तो बोधा सिंह को देने के लिए सब कुछ बोल रहा है लहना सिंह, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, ना मैं ही नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए यही सब कर रहे हो। बोधा सिंह बोल रहा है ना मैं ही नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए सब कर रहे हो। 4 दिन से मतलब बोधा सिंह को सब कुछ अपना लहना सिंह दे देता था। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। लहना सिंह झूठ मूठ का बोला मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, तुम ये सब पहन लो, ये सब रख लो तुम, मेरे पास सिगड़ी भी है और एक दूसरी जर्सी भी है। आज सवेरे ही आई है, आज सवेरे ही उसकी नई जर्सी आई है, मतलब दूसरी जर्सी आई है। विलायत में मेम बुनकर भेज रही है। विलायत में मेम साहब जो थी, फिरंगी मेम साहब, वहीं बुनकर भेज रही है। गुरु उनका भला करे, मतलब भगवान उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। कोट उतारा और जर्सी उतारने लगा बोधा सिंह को देने के लिए। सच कहते हो और झूठ नहीं, यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसकी जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट जीन कर कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। लहना सिंह सब कुछ अपना पहना दिया बोधा सिंह को, और अपने आकर पहरा देने लगा। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। मेम का जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। उसको कोई मतलब मेम साहब ने जर्सी बुनकर नहीं भेजा था, ये सब झूठ मूठ का उसे जर्सी अपना पहनाने के लिए सब बोला था लहना सिंह के। वहीं बोला मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, केवल कहानी ही बनाया था उस समय लहना सिंह ने। आधा घंटा बीत गया। इतने में खाई के मुँह से आवाज़ आई, सूबेदार हाजरा सिंह। खाई के मुँह से आवाज़ आई, सूबेदार हाजरा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर। तो वहीं बोल रहा है सूबेदार हाजरा सिंह। आवाज़ सूबेदार हाजरा सिंह। तो सूबेदार हाजरा सिंह बोल रहा है कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर। आप हुजूर हुकुम कीजिए, आप आदेश दीजिए। कहकर सूबेदार तनकर फौज सलाम करके सामने हुआ। तनकर एकदम सैल्यूट मारा और सामने खड़ा हो गया। देखो इसी दम धावा करना होगा, इसी दम धावा करना होगा, इसी दम अटैक करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। जर्मन वहाँ पे हैं। उसमें 50 से जिहाद जर्मन नहीं है, उसमें 50 से जियादह जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट का रास्ता है। पेड़ों को नीचे वो लोग सुरंग बनाए थे, 2 खेत काट का रास्ता है। 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। वहीं जो बोल रहे हैं सूबेदार हाजरा सिंह को बुलाए थे लप्टन साहब, तो वहीं लप्टन साहब सब सूबेदार हाजरा सिंह को बोल रहे हैं। 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। लप्टन सिंह जी 15 जवान खड़े कर रहे हैं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके साथ ले उनसे जा मिलो। 10 आदमी को यहाँ छोड़ दो, और जितने भी आदमी हैं और बचे हुए सबको उनसे जा मिलो कहने को बोलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। खंदक छीनकर, जर्मन से खंदक छीन लेना, और जब तक दूसरा हुक्म ना मिले, दूसरा आदेश ना आए, तब तक वहाँ ही डटे रहना, वहाँ ही रहना। हम यहाँ रहेंगे, और जो लप्टन साहब था वो यहाँ ही रहेंगे जहाँ वो लोग सोए हुए थे। जो हुक्म बोल रहा है, जो आदेश लप्टन साहब का। चुपचाप सब तैयार हो गए।
चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कमल उतार कर चलने लगा। सब कुछ तैयार हो गया, सब सैनिक सब तैयार हो गए, बोधा भी अपना कमल उतारा और चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका, क्योंकि उसका तबीयत बहुत खराब था और उसका गर्मी लग रही थी, उसे क्या हो रहा था, कंपन छूट रही थी, रोम रोम में तार तो रहा था, दांत बज रहे थे, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। उसके कारण उसको लहना सिंह ने रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। बोधा का बाप